स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। भला इन्हें कौन नहीं जानता, हल्दी घाटी का शेर, मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराणा प्रताप। साथियों, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारी काफी क्लासेज हो चुकी थी। राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे पूरा का पूरा, उसमें मेवाड़ पढ़ रहे थे, उसमें काफी क्लासेज हो चुकी थी। कल हमने राणा सांगा के बाद क्या हुआ उसके बारे में देखा था, और आज हम साथियों यहाँ पे उदय सिंह के देखिएगा। मैंने आपको मुख्य रूप से 3 पुत्र बताए थे कि महाराणा प्रताप बड़े पुत्र थे, उसके बाद शक्ति सिंह और जगमाल थे। तो भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर की शरण में चले जाते हैं, और महाराणा प्रताप है वो क्या करते हैं, मुगलों से संघर्ष करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो देखिएगा महाराणा प्रताप की साथियों बात करेंगे, फेमस है भाई यहाँ पे। तो क्या आपको टाइम पूछा जाएगा, इनका जो राज्यकाल का टाइम है 1572 से लेके कब तक, इनकी मृत्यु 1597, यानी कि 72 से 97 तक ये राजा रहे। ये बात आपको ध्यान रखें, इन्होंने शासन किया है। अब साथियों देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाते लगना है भाई, ठीक है। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म है वो जन्म होता है 9 मई 1540 को। कब? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या होता है, जन्म होता है। जनाना महल, जो भी कचहरी वगैरह आपको याद रखनी, बादल महल में, लेकिन यहाँ पे आपको बस कुंभलगढ़, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, आप कुंभलगढ़ लिख देना। राज्याभिषेक कहाँ हुआ और इनकी क्या पे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, 3 प्रश्न फेमस है। उसके बाद बाकी के जो भी प्रश्न बनते हैं ना, उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जन्म के बारे में आपको कुंभलगढ़ पूछा जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्या हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या देखें तो कौन सी तिथि थे भाई, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म होता है इनका। कहां पर? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। 9 मई 1540 की क्या है, डेट है। कुंभलगढ़ में साथियों क्या, हल्दी घाटी का शेर जन्म लेता है। अब साथियों जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या होगा, इनके देखिए इनकी माता का नाम क्या था। तो साथियों माता का नाम था, क्या था, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, जयवंता बाई, जो क्या पाली के अकेराज की पुत्री थी। मैंने आपको कल बताया था, अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी जयवंता बाई, इनकी माता का नाम था। पिता आप सभी को पता है कौन थे, उदय सिंह थे। इनके टाइम में क्या, उदय सिंह के समय क्या, चित्तौड़ का दूसरा यहाँ पे क्या हुआ था, तीसरा शाखा हुआ था, दूसरा कर्णावती के टाइम में हुआ था, और पहला हुआ था रतन सिंह के समय, ये याद रखना है। साथियों इनकी पत्नी का नाम क्या था, देखिए मुख्यतः इनकी देखिएगा पत्नी का नाम पूछा जाए महाराणा प्रताप की, तो वो हो जाएगा अजबदे। क्या हो जाएगा, अजबदे पंवार हो जाएगा, अजबदे पंवार। वैसे इन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी फूलकवर से भी विवाह किया था, लेकिन वो कुछ क्या पारिस्थितिक थी उसके हिसाब से किया था। इनकी जो मुख्य पत्नी यहाँ पे अजबदे पंवार हो जाएगी। साथियों अजबदे पंवार है ना, बिजोलिया जो संभाल रहा था ना, बिजोलिया के सामंत रामव्रत पंवार की पुत्री थी, यानी कि जो बिजोलिया मेवाड़ का ही भाग था, भीलवाड़ा में बिजोलिया, तो बिजोलिया के रामव्रत पंवार की पुत्री थी, यानी कि इनकी शादी है वो बिजोलिया के अंदर हुई थी, रामव्रत पंवार की पुत्री, ठीक है। रामव्रत पंवार की क्या थी, पुत्री थी, कौन, अजबदे। तो महाराणा प्रताप की शादी कहां पे होती है, बिजोलिया के अंदर होती है। अजबदे और महाराणा प्रताप से पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिनको क्या अमर सिंह के नाम से जानेंगे भाई। वीर पिता का वीर पुत्र किसको कहा गया है, अमर सिंह को कहा गया है, महाराणा अमर सिंह को। जितने महाराणा प्रताप वीर थे उतने ही उतने कौन साथियों, अमर सिंह भी वीर थे। कहा जाता है कि लगभग अमर सिंह ने मुगलों से 16 युद्ध लड़े थे, 16 युद्ध लड़े थे, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब जाके इन्होंने संधि की थी, बाकी इन्होंने हार नहीं मानी थी। लगभग 16 युद्ध लड़े थे मुगलों से, ठीक है। तो ये साथियों क्या, वीर पुत्र की, वीर पिता की वीर संतान माना गया है अमर सिंह को। तो ये तो महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक जानकारी है कि 9 मई 1540 का जन्म होता है, माता जयवंता बाई, पिता उदय सिंह, पत्नी अजबदे पंवार और पुत्र है अमर सिंह, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, महाराणा प्रताप को बचपन के अंदर कीका, देखिए वहां पे साथियों क्या, दक्षिणी क्षेत्र में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कीका के नाम से बुलाते। और महाराणा प्रताप भीलों के साथ ज्यादा रहे, भीलों से बहन की अच्छी बनती थी क्या, तो यहाँ पे साथियों क्या भेदभाव नहीं करते थे, ये सांप्रदायिक सद्भावना रखते थे। तो भीलों के साथ रहे, तो कहीं ना कहीं इनके जो बचपन का नाम था ना, वो बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना गया, कीका नाम से जाना गया। अब बात करेंगे अगर महाराणा प्रताप के गुरु की, इनके गुरु कौन थे, तो साथियों गुरु थे राघवेंद्राचार्य। कौन, राघवेंद्राचार्य है वो महाराणा प्रताप के क्या थे, गुरु का नाम था राघवेंद्राचार्य। और साथियों जो जयमल राठौड़ है उनको भी क्या गुरु माना जाता है महाराणा प्रताप का, जिन्होंने क्या शास्त्रीय और क्या उनकी साहित्यिक है वो यहाँ पे शिक्षा महाराणा प्रताप को दी थी जयमल राठौड़ ने। तो इनके गुरु आपको राघवेंद्राचार्य ना मिले तो आप ऑप्शन क्या सही कर देंगे, जयमल राठौड़ कर देंगे। ये साथियों आप क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखेंगे
इन बातों को आपको अच्छे से समझ लेना है भाई, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या है जीजाबाई नहीं क्या जयवंताबाई है ना, इसको साथियों क्या जयवंताबाई को साथियों क्या कहा गया है, यहाँ पे राजस्थान या मेवाड़ की जीजाबाई कहा गया। क्या कहा गया? जीजाबाई कहा गया है। जीजाबाई कहा गया है क्या? मेवाड़ की जीजाबाई। शिवाजी की माता थी ना जीजाबाई, उसी प्रकार क्या मेवाड़ की जीजाबाई या राजस्थान की जीजाबाई किसे कहा गया? जयवंताबाई को कहा गया है, जो क्या थी महाराणा प्रताप की माता थी। इन बातों को आपको याद रखना है साथियों। अब देखिएगा भाई, ये तो बेसिक सी स्टोरी थी। अब ये राजा बनते हैं, हम वो प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जगमाल है वो चला जाता है भाई, सिरोही की जागीर मिलती है उसको, अकबर वहां पे देता है। सिरोही की तो दूसरा जगमाल था भाई, यहाँ पे इसको जाजपुर की जागीर मिलेगी, भीलवाड़ा की, ये बात याद रखनी है। और शक्ति सिंह जी थे वो अकबर के पास चले गए, पहले स्वतंत्र रहे, फिर लास्ट में अकबर के साथ मिल गए, फिर वापस आएंगे। तो ये सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले। तो अब देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा अब साथियों, देखिए महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो साथियों जब उदय सिंह की मृत्यु होती है ना, तो उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उस समय साथियों क्या जब अंतिम संस्कार होता था ना, तो अंतिम संस्कार होता था तो यहाँ पे एक रिवाज होता था कि जो अगला नेक्स्ट राजा बनेगा ना, वो नेक्स्ट राजा बनता था, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं होगा। तो भाई जगमाल क्या महाराणा प्रताप भाई अगले राजा बनने वाले, तो आना तो नहीं था, किसको आना तो नहीं था? प्रताप को अंतिम संस्कार में। लेकिन यहाँ के सामंतों ने देखा कि जगमाल है, ये जगमाल इसमें शामिल नहीं हो रहा है, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहा है। तो भाई सामंतों ने देखा बात क्या है, पता करो। तो बात का पता किया तो क्या जो धीरबाई थी जगमाल की क्या माता थी, उदय सिंह की कौन सी तीसरी पत्नी कहा गया है। तो साथियों इसने क्या कहा कि राणा जी ने यह घोषणा की है कि भाई अगला राजा कौन बनेगा? जगमाल बनेगा। जो नेक्स्ट राजा जगमाल बनेगा, और भावी राजा है वो अंतिम संस्कार में शोक नहीं मनाता है, वो तो अपने राज्याभिषेक की खुशी मनाता है, उत्सव मनाता है। तो सामंतों ने कहा ये कैसी बात होगी, राजा बनने के योग्य तो कौन है? राजा बनने के योग्य तो महाराणा प्रताप है, बड़े भी महाराणा प्रताप है। देखिए मैंने आपको बताया था कि राजा का जो उत्तराधिकारी होता था ना, राजा का उत्तराधिकारी साथियों, इसका उत्तराधिकारी का जो निर्णय करता था ना, वो निर्णय करने में सबसे बड़ी भूमिका होती थी सामंतों की। किसकी? सामंतों की सबसे बड़ी भूमिका होती थी। राजा का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका सामंत निभाते थे। तो सामंतों ने मना कर दिया कि भाई क्या जगमाल राजा नहीं हो सकता, राजा कौन बनेगा? महाराणा प्रताप ही बनेगा। तो साथियों अब क्या होगा? कृष्णदास जी चूंडावत, यहाँ पे जो चूंडावतों को क्या राज्याभिषेक का अधिकार था, तो यहाँ पे कृष्णदास जी चूंडावत थे। कृष्णदास चूंडावत ने महाराणा प्रताप के क्या बांधी भाई? तलवार बांधी, और कहा मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के भावी सम्राट कौन है? महाराणा प्रताप है। तो इस प्रकार साथियों कब 1572 के अंदर, कब 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक हो जाता है। ये बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है? 28 फरवरी 1572 को। कब? 28 फरवरी की डेट थी, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। कहां पर? गोगुंदा के अंदर, गोगुंदा में होगा इसका राज्याभिषेक। ठीक है, देखिएगा यहां से क्या प्रश्न बनते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिएगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? अब यहां से देखिएगा प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार बनते हैं, बीएसटीसी में कैसा आएगा और पटवारी में कैसा आएगा। अगर बीएसटीसी की बात करें तो सीधा सा पूछेगा राज्याभिषेक कहां हुआ, तो आपको आंसर दे देना है गोगुंदा के अंदर। अगर थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम है तो पूछ लेगा कि कब हुआ, तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर आप पटवार, रीच है वगैरह, ऐसे हाई कोर्ट वगैरह इनका एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे क्या पूछेगा कि राज्याभिषेक के समय इनकी उम्र कितनी थी। राज्याभिषेक हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी, तो याद रखना। देखिए 9 मई 1540 को तो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, और 1572 के अंदर क्या बन रहे, राजा बन रहे, तो उम्र कितनी हो गई, 32 वर्ष की। यानी कि राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी, 32 वर्ष थी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या पूछा जाता है, और भी पटवार में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया महाराणा प्रताप ने, तो कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, 1572 तक, 97 तक किया था। 72 में राजा बन गए भाई, और 97 तक किया, इनकी कुल लगभग 24 वर्षों तक क्या किया, 24 वर्षों तक साथियों क्या किया, महाराणा प्रताप ने शासन किया। ये बात ध्यान रखना, महाराणा प्रताप 24 वर्षों तक क्या बने रहे, राजा बने रहे। 32 वर्ष की उम्र में तो राजा बनते हैं, और 24 वर्ष क्या करते हैं, शासन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी महाराणा प्रताप के बारे में। अब साथियों यहाँ पे ये तो बेसिक सा फंडा था जो मैंने आपको बता दिया। अब साथियों महाराणा प्रताप देखिएगा, मेवाड़ में अब शासक कौन बन गया है, मेवाड़ में अब शासक बन गया है यहाँ पे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के अंदर कौन है, तो मेवाड़ में अब भाई महाराणा प्रताप यहाँ पे बन गए शासक, ठीक है। यहाँ पे अब राज्य कौन चला रहा है, महाराणा प्रताप चला रहे भाई, महाराणा प्रताप। और साथियों उधर दिल्ली के अंदर कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अकबर है, वो कहां पर है, दिल्ली के अंदर है।
राजस्थान के अधिकांश रियासतों ने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी है। यानी राजपूताना है वो राजपूताना अब क्या भाई अकबर की गुलामी में है, अकबर की गुलामी के अंदर है। यानी कि पूरा का पूरा अधिकांश राजपूताना क्या है वो अकबर की छत्र छाया में पल रहा है। वहां पर हुकूमत किसकी चल रही है, मुगलों की चल रही है, झंडा मुगलों का लहरा रहा है। लेकिन साथियों एकमात्र ऐसी रियासत है मेवाड़ जो अभी भी क्या है स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कायम है मेवाड़, जहां पे क्या साथियों ये स्वतंत्र है, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो अब अकबर को साथियों महाराणा प्रताप को पकड़, देखिए दो मेवाड़ पर आक्रमण होने के क्या कारण थे देखिएगा साथियों। एक तो जो भी आपको क्या मालवा जाना है, आपको मालवा जाना है, आपको गुजरात जाना है, आपको गुजरात जाना है, या फिर आपको दक्षिणी भारत के अंदर कहीं भी जाना है ना, दक्षिणी भारत में कहीं भी जाना है, तो ये ज्यादातर यहाँ पे मार्ग थे ना वो चित्तौड़ होकर गुजरते थे। ज्यादातर मार्ग चित्तौड़ से जाते थे, इनकी मेवाड़ वाले इलाके से जाते थे। तो भाई ये अब इनको टैक्स वैक्स देना पड़ता था, तो यहाँ पे टैक्स वैक्स देने से अच्छा है कि इस पर आक्रमण कर लिया जाए और यहीं से अपन का भाई खुद का मार्ग हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी आक्रमण की। दूसरा साथियों यहाँ पे ये मार्ग वार्ग जा रहे तो यहाँ पे व्यापार की अधिक संभावना है मार्गों से, तो व्यापारिक और सामरिक तो था मेवाड़ का। और तीसरा यहाँ पे साथियों साम्राज्य विस्तार तो हर कोई चाहता है, अकबर भी चाहता था कि वो पूरे हिंदुस्तान का राजा बने, तो वो अटैक तो करेगा क्योंकि मेवाड़ को भी क्या अपने अधीन करना, लेकिन कभी कर नहीं सका भाई, क्या कभी कर नहीं सका। अंत में साथियों क्या अकबर को भी लाहौर की तरफ जाना पड़ा, मेवाड़ पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो साथियों यहाँ पे राजा महाराणा प्रताप है, इधर अकबर है। अब साथियों देखिएगा अकबर क्या कहता था कि प्रताप को कहता था कि मैं तुझे झुका के रहूंगा, तू मेरे आपने झुकेगा, यानी कि मैं तेरे को जिंदा पकड़ूंगा। ठीक है, अकबर का टारगेट था महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना, यानी कि मैं तेरे को क्या करूंगा, जिंदा पकड़ूंगा, तू मेरे सामने घुटने टेकेगा। और महाराणा प्रताप कहते थे तेरी जितनी ताकत हो उतनी लगा दे, मैं तेरे आमने कभी नहीं झुकूंगा, मैं तेरे आमने कभी नहीं झुकूंगा, कभी भी झुकने वाला नहीं हूं मैं। ये इनकी साथियों क्या थी, यहाँ पे दोनों की समझ थी। तो अब साथियों अकबर ने पहले शांति बयान कैसे भी करके झुकाना था। अकबर का टारगेट था कि पहले शांति करो भाई, शांति वार्ता करो, अगर शांति वार्ता से अपनी अधीनता स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करो भाई वैवाहिक संबंध भेजो, विवाह वाला संबंध भेजो, विवाह प्रस्ताव रखो, वो भी मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो और कुछ करो, जो हो सके वो सब कुछ करो। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर क्या करो, युद्ध करो, फिर तलवार के बल पर शत्रु को क्या घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो। तो साथियों ये इसकी क्या थी, फिलोसफी थी। तो अब देखिएगा अकबर ने यहाँ पे देखिएगा महाराणा प्रताप को पता था कि क्या करेंगे, मुगल धोखा देंगे, क्योंकि साथियों देखिएगा यहाँ पे आप सभी को पता है मुगल धोखा देंगे, ये तो बात परफेक्ट थी। क्योंकि हुमायूं भाई क्या, हुमायूं को राखी तो भेजी थी किसने, राखी तो भेजी थी कर्मावती ने, प्रताप की दादी ने। ठीक है, राखी तो भेजी थी कर्मावती ने, लेकिन हुमायूं क्या, हुमायूं मिल गया किसके साथ, बहादुर शाह के साथ। धोखा दिया या नहीं दिया, धोखा दिया। तो भाई इस बंदे के मन में वो सभी चैट हो गई कि मुगल क्या करते हैं, धोखेबाज होते। तो शांति वार्ता तो की लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसके देखिए अब शांति वार्ता होगी, 4 शांति वार्ता होगी, मैं आपको बताऊंगा। वैवाहिक संबंध है, उनकी साथियों क्या थी, महाराणा प्रताप की बहन थी एक मान कंवर। मान कंवर के लिए क्या अकबर ने रिश्ता भेजा था कि मान कंवर से शादी करनी है। तो भाई ये क्या वैवाहिक संबंध भी इन्होंने ठुकरा दिया। तो शांति वार्ता आई थी साथियों, 4 शांति वार्ता आए थे, कुल कितने, 4 शांति प्रस्ताव आए थे महाराणा प्रताप के पास अकबर के। तो वो कौन कौन से थे देखिएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अकबर के शांति अभियान, अकबर के शांति अभियान थे, क्या थे, अकबर के शांति अभियान। अकबर के 4 शांति अभियान आते हैं यहाँ पे, उनको आपको याद रखना है, क्रम वाइज याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं, जमा भाटो याद रखो। क्या याद रखो, जमा भाटो, जमा भाटो या जमा भट्टो याद रखो भाई। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक्स हो जाएगी। देखिएगा पहले सबसे पहले किसको भेजा अकबर ने, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ज है तो जलाल खान, सबसे पहले आता है जलाल खान। कौन आता है, जलाल खान आता है सबसे पहले। महाराणा प्रताप को समझाते हैं, चल भाई कुछ भी कर ले, जिसको और राज्य देता हूं लेकिन अधीनता स्वीकार कर दे, मेवाड़ से तेरे को राजा नहीं हटा रहे भाई, मेवाड़ का राजपाट सब तू ही करेगा, लेकिन एक बार क्या बिल्कुल मेवाड़ पर मुगल ध्वज फहराएगा और कुछ नहीं है। यानी क्या मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले, और भी मेवाड़ का क्षेत्र और भी बढ़ा दे, तू चाहे उतने क्षेत्र को रख सकता है। आधे हिंदुस्तान की बात की गई थी, कहीं कहीं इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि अकबर ने क्या महाराणा प्रताप को लगभग आधा हिंदुस्तान देने की बात कर दी थी, लेकिन क्या अधीनता स्वीकार करनी होगी ये शर्त थी, पर महाराणा प्रताप ने वो भी ठुकरा दिया था। तो ये इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले आते हैं 1572 के कौन, जलाल खां आते हैं। ये वार्ता भी क्या सफल नहीं हो पाती है, असफल हो जाती है। उसके बाद साथियों दूसरी बार देखिएगा
मान सिंह, ये मान सिंह कहाँ का, जयपुर का, आमेर का शासक मान सिंह, ठीक है। अभी तक जयपुर नहीं बसा है, 1573 की बात है ये, तो 1573 में कहाँ पे जयपुर की स्थापना हुई, नहीं हुई, वो तो 1727 में होगी। यानी कि आमेर का ये क्या था भाई, कुंवर था, ठीक है। और इसको साथियों यहाँ पे देखिएगा, ये मान सिंह आता है, कोई कहते हैं चित्तौड़ आया था, कोई कहते हैं कहीं आया, कोई कहते हैं पिछोला झील आया, कोई कहीं, लेकिन जो राइट माना जाता है वो माना जाता है उदय सागर झील, ठीक है। उदय सागर झील है वो सही, ज्यादा सही माना जाता है। तो उदय सागर झील पर मान सिंह आया। अब मान सिंह साथियों था तो क्या, राजपूत था, तो क्या राजपूत, लेकिन इसकी रगों में क्या कहा महाराणा प्रताप ने कि खून किसका दौड़ रहा है, मुगलों का दौड़ रहा है। इनकी साथियों ये क्या, अकबर का खास व्यक्ति था, अकबर का सेनापति रहेगा हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। तो साथियों यहाँ पे महाराणा प्रताप ने क्या किया कि जब हमें क्या अधीनता स्वीकार, इनका कुल मिला के शांति वार्ता के पीछे का मकसद क्या था, शांति वार्ता के पीछे का मकसद था कि अधीनता स्वीकार करो। और महाराणा प्रताप का एक ही टारगेट था कि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो शांति वार्ता करने का मतलब ही क्या, जब कुल मिला के शांति वार्ता का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, अकबर की अधीनता स्वीकार करो। तो जब मैं अधीनता स्वीकार करूंगा ही नहीं कुछ किसी भी हालत के अंदर, तो मैं क्यों जाऊं वार्ता के लिए। तो भाई ये वार्ता के लिए नहीं गए, और इन्होंने क्या, इनके जो क्या वीर पुत्र थे, कौन, अमर सिंह, अमर सिंह को क्या कर दिया, अमर सिंह को भेज दिया शांति वार्ता के लिए। अच्छा सा भोजन बनाया, खीर वीर बनाई थी, ठीक है, सब कुछ बड़े अच्छे से हो रहा था। मान सिंह आया भाई, अमर सिंह जी आए, मान सिंह ने देखा पीछे भाई पहले कुंवर आए भाई, तो पीछे कौन, महाराणा प्रताप आ रहे थे। जब पूछा कि भाई प्रताप क्यों नहीं आए, तो क्या अमर सिंह ने कहा सर दर्द हो रहा है भाई, ठीक है, क्या कहा कि सर दर्द हो रहा है। तो कुछ कहते हैं कि सर दर्द की बात की तो भाई मान सिंह भी थोड़ा घबरा गया कि कुंवर कैसे आ गया भाई, क्या कुंवर कैसे आ गया, महाराणा प्रताप खुद क्यों नहीं आया। तो कहा कि सर दर्द हो रहा है तो क्या हल्दी घाटी आ जाना, मैं इंजेक्शन लेके आने वाला हूँ 3 साल बाद, ठीक है, क्या कहा आ जाना भाई इंजेक्शन लेके, हम भी क्या नया रोग तैयार करेंगे जिसका तेरे पास इलाज नहीं होगा, ऐसी कुछ वार्ताएं लिखते हैं इतिहासकार, ठीक है, ये समझने के लिए कहा गया है। बाकी यहाँ पे खीर वीर बनाई थी तो भाई क्या मान सिंह को खीर वीर अच्छी लगी नहीं, तो कहा जाता है कि मान सिंह, अब देखिए यार मान सिंह अपने साथ 300 कुत्ते लेके क्यों आएगा, अब इतिहासकार ने पता नहीं कुत्ते किसको कहा यार, ये मुझे भी पता नहीं है। बाकी लिखा हुआ है कि खीर है वो मान सिंह ने अपने क्या 300 कुत्तों को खिला दी। अब मान सिंह 300 कुत्तों लेके क्यों आया ये पता नहीं, तो 300 कुत्तों को खिला दी, ठीक है। तो कहते हैं यानी कि मतलब बाहर डाल दी, मान सिंह ने खाना वाना नहीं खाया और यहां से चला गया, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद महाराणा प्रताप ने मान सिंह जहां पे भी ठहरा था, इसका जहां पे भी पड़ाव था, उसका शुद्धिकरण कराया, वो हवन वगैरह कराया, फिर वापस से क्या अपने धर्म की यहाँ पे क्या की स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है। इनके कुल मिला के साथियों कौन सी जो दूसरी वार्ता थी वो भी क्या हो गई साथियों, फेल हो गई। ये साथियों देखिए महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए, मैं आपको बता दूं, देखिएगा आपको पता है कि आपको जोधपुर जाना ही नहीं है, आपको जोधपुर जाना ही नहीं है, और मैं कह दूं अरे यार जोधपुर जाना भले ही मत, लेकिन टिकट तो ले लो बस की। अरे यार टिकट लेने से फायदा ही क्या, जब जाना ही नहीं है, फिक्स है कि जोधपुर नहीं जाना है, तो जोधपुर की टिकट आप क्यों लोगे। यूं तो यानी कि जाना नहीं पर टिकट ले लेते, ऐसा तो कभी होता नहीं है। यानी कि जब क्या इनको महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करनी नहीं है तो फिर शांति वार्ता में जाने से क्या फायदा। तो ये इनकी कुछ फिलोसफी रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो दूसरी बार कौन आया, मान सिंह आया। जयमाप तीसरा है बाटो यानी कि भट्टो। तो साथियों तीसरी बार कौन आता है यहाँ पे, भगवंत दास आएगा। कौन आएगा, भगवंत दास आने वाला है। देखिएगा जलाल खां कब आया, तो जलाल खां आया साथियों कब, 1572 के अंदर आया जलाल खां। उसके बाद 73 के अंदर कौन आया, तो मान सिंह आता है साथियों 1573 के अंदर। उसके बाद साथियों आते हैं भगवंत दास। तो ये भी वार्ता क्या रहेगी, ये भी वार्ता है वो असफल रहेगी, 1573 में ही भगवंत दास आएगा। और सबसे लास्ट में आया साथियों टोडरमल, अंतिम शांति अभियान। ये यहाँ पे इन चारों में से तो टोडरमल था, बाकी और भी आगे बहुत सारे आएंगे। तो 1573 में कौन आ गया, टोडरमल। यानी कि जलाल खां 1572 में आया था, बाकी वाले तीनों कब आए, 1573 के अंदर आए थे। इसको आप क्या जम्मा भट्टो ट्रिक से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये साथियों क्या थे, 4 शांति अभियान थे महाराणा प्रताप को मीठी गोली देने के लिए, लेकिन ये मीठी गोली काम नहीं आई भाई, अधीनता स्वीकार नहीं की। एक साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गया, अभी बता देता हूं कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ना, इनका जो राज्याभिषेक की घटना है ना, इस राज्याभिषेक की घटना को क्या कहा जाता है, राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है राजमहलों की क्रांति है, कुछ लोग लिखते हैं टोंक, क्या राजमहल टोंक में है, यहाँ पे राजमहलों की क्रांति है, इनकी जो राजाओं के महलों के अंदर अंदर क्रांति होती है उसे कहा गया राजमहलों की क्रांति। तो यहाँ पे साथियों बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। ये क्या है, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की घटना है। प्रताप के राज्याभिषेक की घटना को राजमहलों की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या उदय सिंह ने राजा बना दिया जगमाल
को, फिर वापस यहाँ पे क्या जगमाल को राजा हटा दिया, कृष्णदत्त चूंडावतों ने किसको बना दिया वापस से प्रताप को राजा बना दिया। इनके आपस में घर घर की इनकी लड़ाई थी। इधर जगमाल की मां थी जिसका नाम था धीरबाई, तो धीरबाई कुछ षड्यंत्र रचती थी, षड्यंत्र रच के प्रताप को मरवाने की चाल रखी। जगमाल अकबर से मिल गया कि कैसे भी करके प्रताप को मार दो और मैं आपके साथ हूं, मैं अगला राजा बन जाऊंगा। इनकी कुल मिलाकर इनके घर के अंदर पूरी तरह से फूट पड़ चुकी थी। सिर्फ महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, इनके भाई वगैरह माता वगैरह। देखिए जीजाबाई तो जो क्या जयवंताबाई तो यहाँ पे नहीं है भाई, वो तो भक्ति करने चली गई। धीरबाई थी ये इनकी छोटी माँ थी, तो ये तो जगमाल की माता है, तो भाई जगमाल का ही सपोर्ट करेगी ना, प्रताप का क्यों करेगी। इनके यहाँ पे कुल मिला के इनके घर में ही क्रांति हो रही थी। इसको साथियों क्या कहा गया, राजमहलों की क्रांति कहा गया। ये क्या है, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की घटना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताता है, ध्यान रखना, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद साथियों देखिएगा अब 1501 यहाँ पे कुछ काम तो हुआ नहीं, ठीक है भाई, क्या शांति अभियान था, वो शांति अभियान तो सफल यहाँ पे हो नहीं पाया। तो अब देखिएगा अब क्या होगा, हल्दी घाटी की रूपरेखा बनेगी, क्योंकि अब तो निश्चित हो गया है क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला, युद्ध होकर रहेगा। कहते हैं कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, है राणा का वंशज तुम फेंक जहां तक भाला जाए। तो साथियों अकबर ने क्या किया, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी विक्री बजाया 71 के अंदर, और फिर साथियों क्या 1576 के अंदर जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग या मैगजीन लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीज तो क्या हो जाएगा भाई, धातु हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग है, ये कहां पर है, अजमेर के अंदर है, जिसको क्या अकबर का किला कहा गया है या नहीं है भाई, अकबर का किला। दुर्गों में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अकबर का किला, ठीक है, प्लेलिस्ट देखा करो। अकबर का किला ये कहां पर, अजमेर में। तो यहाँ पे साथियों आ जाता है अकबर, और यहाँ पे साथियों क्या करते हैं, अब युद्ध हुआ, युद्ध का नाम रखा गया हल्दी घाटी का युद्ध, और भी इसके बहुत से नाम मैं बताऊंगा। तो हल्दी घाटी युद्ध की यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनेगी, रूपरेखा बनेगी। तो प्रश्न आता है अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कहां पर बनाई, तो मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर बनाई। यहां पे इसने क्या किया, सेनापति नियुक्त किए। देखिएगा यहाँ पे किए इसने साथियों सेनापति नियुक्त किए गए, अपनी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। अकबर खुद युद्ध नहीं लड़ा, ध्यान रखना, अकबर खुद युद्ध नहीं लड़ा था। तो साथियों यहाँ पे कौन बनता है, यहाँ पे बनेगा, देखिए सेनापति बनेगा मान सिंह, जो क्या दूसरे शांति वार्ता में आया था ना, वही मान सिंह आमेर वाला भाई। तो मान सिंह बनेगा, और उसके साथ साथ एक मुस्लिम को इनके साथ रखा, आसफ खान को। किसको, आसफ खान को, यानी कि जो पूरी सेना है उसका नेतृत्व मान सिंह करेगा, और आसफ खान इसके साथ रहेगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसफ खान लिखोगे या मान सिंह लिखोगे। साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा। यानी कि हल्दी घाटी युद्ध में क्या अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह था, और इसके साथ साथ मुस्लिम आसफ खापी था। साथियों ये एक ऐसा पल था कि इतनी बड़ी सेना का सेनापति कौन, कोई हिंदू है, ये बात ध्यान रखना। पूरी की पूरी मुगलों की सबसे बड़ी सेना है भाई, ठीक है, और इस पूरी बड़ी सेना का सेनापति कौन है, एक हिंदू है, कौन, मान सिंह। तो भाई पासा चाहता तो पलट भी सकता था, लेकिन क्या नहीं पलट सका। वैसे मान सिंह भी अच्छा आदमी था, अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये भी कायम था। इसने युद्ध करने से मना कर दिया था कि मैं प्रताप से युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अकबर ने कुछ चाले वाले चली, तो चाले वाले चल के इससे क्या साथियों, इसको युद्ध करने के लिए क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। ये बात ध्यान रखेंगे। अब साथियों देखिएगा नेक्स्ट यहां पे क्या है, देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों देखिएगा अब क्या होगा, यहां से मान सिंह सेनापति बन गया भाई। अब देखिएगा मान सिंह यहां से क्या बनेगा, सेनापति बनेगा। तो एक तरफ तो यहां पे कौन होगा, मान सिंह होगा, जो क्या अकबर की सेना का नेतृत्व करेगा। अब इसको सेनापति क्यों बनाया, देखिएगा अकबर के क्या होती थी, चालें होती थी, क्या करो, फूट डालो और राज करो। देखिएगा घर को तोड़वा दो, और आपको पता है घर को ही तोड़ दो। यहाँ पे क्या है, राजपूत है, और मान सिंह भी क्या है, राजपूत है, और महाराणा प्रताप भी क्या है, मान सिंह भी राजपूत है, और प्रताप भी क्या है, राजपूत है। यानी कि प्रताप की तो सेना कौन सी होगी, राजपूती होगी, और मान सिंह खुद क्या है, राजपूत है, तो इसके अंदर राजपूतों की सेना भी होगी और मुगलों की होगी। अब देखिएगा राजपूत किससे, राजपूत से लड़ाई करेगा। यानी क्या हो रहा है, घर के अंदर ही लड़ाई होने वाली। और आप सभी को पता है जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। तो जब जब भाई घर टूटेगा ना, पड़ोसी आकर के लूटेगा। और यहां पे किसका टारगेट था, अकबर का यही टारगेट था कि इन दोनों को आपस में लड़वा दो। माना कि अगर इस युद्ध में महाराणा प्रताप मारे गए तो ये तो अच्छा है, अकबर को तो यहाँ पे इसको जिंदा पकड़ना था, मारना नहीं था, क्योंकि हार मनवानी थी, ठीक है, तो जिंदा पकड़ना था। और अगर मानसिंह मारा गया तो आमेर वाले भड़केंगे मेवाड़ की तरफ कि यार हमारे कुंवर को मार दिया। तो साथियों क्या युद्ध तो निश्चित है, इनकी नुकसान तो भले किसी का हो, मुगलों का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान राजपूतों का ये। तो ये साथियों क्या थी, अकबर की ये क्या थी, चाल थी यहाँ पे इन दोनों को आपस में लड़वाने की। उसके बाद मान सिंह थोड़ा बड़ा भी था, यहाँ के ये यहीं का था, तो भाई इसको आसपास के क्षेत्र का भी
नॉलेज था, इस कारण से कहीं ना कहीं इसने साथियों क्या यहाँ पे मान सिंह को क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। अब इधर बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप ने यहाँ पे सबसे पहले काम तो क्या किया भाई, देखिएगा महाराणा प्रताप ने यहाँ पे एक प्रश्न आता है स्वभूमि हस्त, क्या स्वभूमि ध्वस्त की नीति किसने अपनाई। ये साथियों ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको नए नए बता रहा हूं भाई। स्वभूमि ध्वस्त नीति, स्वभूमि ध्वस्त नीति किसने नहीं, यानी कि खुद की भूमि को क्या कर दो, ध्वस्त कर दो। कैसे करते हैं ध्वस्त, स्वभूमि ध्वस्त क्या होता है कमेंट करके बताएंगे भाई। स्वभूमि ध्वस्त क्या होता है फटाफट से कमेंट करेंगे साथियों। स्वभूमि ध्वस्त, खुद की भूमि को क्या कर दो, ध्वस्त कर दो, यानी कि अपने खेत के अंदर जितनी भी अनाज वगैरह है ना वो उगाना बंद कर दो। यहाँ पर उगे हुए तो इनको जला भला के राख कर दो। ऐसा क्यों, ताकि साथियों शत्रु को कुछ नहीं मिले। यहाँ पे शत्रु आएगा, अधिकार करेगा, फिर वो मेवाड़ के अंदर रहेगा तो उसको खाने पीने की सामग्री चाहिए ना, तो आसपास के खेतों से लूट लूट के लाएंगे और मुगल खाएंगे। तो ऐसा करो खेतों में कुछ रखो ही मत, ताकि खाएंगे क्या, भूख मरेंगे, अपने आप चले जाएंगे। यानी कि ऐसी नीति अपनाई थी किसने, महाराणा प्रताप ने, जो बिल्कुल साथियों बाद में क्या कायम भी हुई। मुगलों को क्या यहाँ पे अपने ही जो साथ में घोड़े लाए थे ना, उन घोड़ों को मार के उनका मांस खा के जीवित रखना पड़ा। और यहाँ पे साथियों क्या वो आम खा के जीवित रहे भाई, आम के आम गुटलियों के दाम, आम खाकर जीवित रहे। और फिर क्या, जब आम भी खत्म हो गए तो यहाँ से भागना पड़ा था, आज यही मरे, यानी कि बहुत घटिया स्थिति हुई थी। इसलिए साथियों ये नीति क्या कायम रही, स्वभूमि ध्वस्त की। बड़ा अच्छा आइडिया था भाई इनका। और जो भी लोग थे वो पहाड़ियों में चले गए थे। अब देखिएगा महाराणा प्रताप के यहाँ पे युद्ध नीति की बात कर रहे थे, तो साथियों देखिएगा महाराणा प्रताप ने साथियों क्या किया। महाराणा प्रताप के देखिएगा इनका घोड़े का नाम तो क्या था, चेटक था। आप सभी को बताएं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेटक। तो चेटक पर महाराणा प्रताप सवार होंगे। और इनके हाथी का नाम तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी लूणा और राम प्रसाद, तो आप सभी को याद रहते हैं कि पहला लूणा था, दूसरा राम प्रसाद था। राम प्रसाद को अकबर पकड़ लेगा, इसका नाम पीर प्रसाद कर लेगा। लेकिन साथियों खांडे राव और चक्रवाक भी इनके हाथी और थे महाराणा प्रताप के। ध्यान रखना खांडे राव और चक्रवाक एग्जाम में आता है महाराणा प्रताप का। देखिए एक बार क्या हुआ यार, एग्जाम में प्रश्न आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था और पहला ही ऑप्शन चेटक था। सारे के सारे चेटक ठोक के आ गए थे, बहुत सारों के वो प्रश्न गलत हुआ था। ये साथियों बड़ा इश्यू रहा है, ध्यान रखना। प्रश्न क्या दिया उसने, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, तो हाथी तो किसको ध्यान में रहा नहीं, पढ़ा तभी याद रहा। और ऑप्शन देखते ही चेतक देखते ही सबने क्या कर दिया, टिक कर दिया ए। वहां पे राम प्रसाद कोई करके नहीं आया, बहुत से कम लोगों के ये सही हुआ। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि हाथी पूछ रहा है या घोड़ा पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और साथियों महाराणा प्रताप ने अपना जो केंद्र बनाया ना, देखिए इनने अपनी रूपरेखा है ना, वो रूपरेखा तो ये कहां से बनाएंगे, कुंभलगढ़ से बनाएंगे। हल्दी घाटी की रूपरेखा है ना, ये हल्दी घाटी की रूपरेखा महाराणा प्रताप तो कहां से बनाएंगे, कुंभलगढ़ से बनाएंगे। और अकबर है वो अजमेर दुर्ग से बनाएगा। ये बात तो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में यहाँ पे योजना बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में योजना बना के फिर ये कहां पे आ जाएंगे, गोगुंदा आ जाएंगे, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में योजना बना के गोगुंदा आ जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की रूपरेखा कहां बनाई, तो आपका आंसर होगा कुंभलगढ़। लेकिन साथियों इन्होंने अपना केंद्र कौन सा माना, प्रश्न आता है भाई, पटवार वाले ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा से छोटा पॉइंट भी बताते जा रहा हूं, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी भी भूले नहीं भाई, याद रहे, ठीक है। तो साथियों इनका साथियों जो केंद्र था ना, वो केंद्र था ढोलान या ढोला गांव, ढोलान या फिर ढोला गांव, ढोलान या इसको लिख सकते हैं ढोला गांव। तो ढोलान या ढोला गांव है वो महाराणा प्रताप का केंद्र था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप यहाँ पे रहते थे भाई, ढोलान या ढोला गांव ये क्या था, इसका केंद्र था। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब इनकी महाराणा प्रताप के सेना में कौन था, वहां तो मानसिंह, मानसिंह मैंने आपको बता दिया। और मानसिंह का ध्यान रखना, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था, मानसिंह था, तो मानसिंह हाथी पर बैठ के आया था, तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना है वो मानसिंह का क्या था, हाथी था। और अकबर का हाथी, अकबर तो वैसे आया ही नहीं था युद्ध करने, लेकिन अकबर का हाथी का नाम अगर आपको भविष्य में कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, अकबर के हाथी का नाम था हवाई। क्या था, अकबर के पास हवाई नाम का हाथी था। और जो राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था ना, इस राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी को फिर क्या करेंगे, अकबर यहाँ पे अकबर के जो सिपाही वो पकड़ लेंगे और इस हाथी का नाम करेंगे पीर प्रसाद। लेकिन ये पीर प्रसाद है ना, ये राम प्रसाद है ना, ये भी महाराणा प्रताप का बड़ा यहाँ पे क्या था, भक्त था, स्वाभिमान था, ठीक है, चेटक की तरह ही था ये भी। तो साथियों इसने भी क्या 22 दिन तक खाना पीना नहीं किया कुछ भी। राम प्रसाद हाथी ने क्या, इसने भी अपने अकबर के सामने दीनता स्वीकार नहीं की। 22 दिन तक ये क्या रहा, भूखा रहा था। कौन, राम प्रसाद हाथी की मैं भी दीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बताओ साथियों, जिसका हाथी भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसका घोड़ा अकबर की दीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, वो आदमी खुद अकबर की दीनता स्वीकार कैसे करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि साथियों महाराणा प्रताप के हाथी ने भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने कहा था कि यार जिसका हाथी मेरे सामने नहीं झुका, उस आदमी को मैं कैसे झुकाऊंगा साथियों। और अंत में वो नहीं झुका सका, ध्यान रखना। अब देखिएगा
उसके बाद साथियों यहाँ पे एक तो होता है हरावल। क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, सेना होती थी ना, तो देखिएगा सेना इस प्रकार से होती थी। यहाँ पे ये सेना के आगे वाला भाग है, उसके बाद यहाँ पे ये बीच में होंगे कुछ सैनिक, और कुछ सैनिक यहाँ पे क्या होंगे, पीछे होंगे। तो सबसे जो आगे वाला भाग होता था ना सेना का, कौन सा, सेना का जो आगे वाला भाग होता था, इस आगे वाले भाग को क्या कहा जाता था, आगे वाले भाग को कहा जाता था साथियों हरावल। क्या कहा जाता है, हरावल क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न आता है, तो हरावल होता है सेना का आगे वाला भाग। तो साथियों हरावल भाग के अंदर कौन रहे, हरावल भाग के अंदर साथियों जो भी चुंडावत थे, जो भी चुंडा के वंशज थे ना, राव चुंडा, मेवाड़ का भीष्म पितामह, चुंडा के वंशज चुंडावत रहे। उसके साथ साथ यहाँ पे मुख्यतः कृष्णदास जी चुंडावत रहे, जिन्होंने क्या, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। और साथियों इस भाग का नेतृत्व किया था किसने, यानी कि यहाँ पे सेना नायक या सेनापति कह सकते हैं या नेतृत्व करता कह सकते हैं, वो कौन था, वो था हकीम खां सूरी। कौन, हकीम खां सूरी। भाई ये पठान था, क्या था, पठान था। हकीम खां सूरी अफगानिस्तान का पठान था। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हकीम खां सूरी। इसने साथियों क्या किया, नेतृत्व किया था। एग्जाम में प्रश्न आ जाए महाराणा प्रताप की सेनापति या नेतृत्व कौन था, हकीम खां सूरी था। उसके बाद साथियों देखिएगा बीच में यहाँ पे ये हो गया, क्या, बीच में यहाँ पे ये और सेना हो गई, और जो सेना का पीछे वाला भाग है ना, सेना का पिछला भाग, सेना का कौन सा, पिछला भाग, इस पिछले भाग को साथियों क्या कहा जाता था, चंद्रावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पिछले वाले भाग को कहा जाता था चंद्रावल। और महाराणा प्रताप ने साथियों भीलों को क्या संगठित कर लिया था, भीलों, महाराणा प्रताप ने क्या, यहाँ पे भाई मेल भाव था, तो यहाँ पे पिछले वाले भाग को चंद्रावल कहा गया। और चंद्रावल के अंदर कौन, पूंजा नाम का भील था। क्या, पूंजा भील था, जिसको क्या, राणा की उपाधि। देखिए महाराणा प्रताप ने तो राणा, मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के जो भी शासक थे वो राणा की उपाधि लिखते थे, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। उसी प्रकार साथियों इस पूंजा भील को भी राणा की उपाधि लगाने की स्वतंत्रता थी। इसको भी एक राजा के समान माना गया कि ये भीलों का राणा है। क्या, भीलों का राणा है। तो राणा पूंजा भील था, वो साथियों चंद्रावल भाग का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ध्यान रखना है, उनके मेवाड़ के भील है वो राणा की उपाधि। आज कहते हैं ना भील क्या है, राणा, राणा, तो भाई राणा यहां से आए, ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब साथियों देखिएगा, ये तो क्या महाराणा प्रताप के, हमने हरावल और चंद्रावल की बात की, और इनका सेनापति कौन था, हकीम खां सूरी था। महाराणा प्रताप खुद ये युद्ध करेंगे, क्या, महाराणा प्रताप तो खुद ये युद्ध करने आएंगे, लेकिन अकबर यहाँ पे नहीं आएगा, अकबर भाई युद्ध करने नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, बात करें मानसिंह की सेना की, कि मानसिंह की सेना के अंदर हरावल और चंद्रावल की क्या स्थिति थी। तो मानसिंह की सेना के अंदर जो आगे वाला भाग था हरावल, उसका नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे कौन, सैयद, यहाँ पे सैयद हसीम। कौन, सैयद हसीम नेतृत्व कर रहा था। उसके साथ साथ आसफ खां था, यहाँ पे कौन था, सैयद हसीम, उसके साथ आसफ खां, और उसके साथ साथियों जगन्नाथ है, ये साथियों आगे वाले भाग का नेतृत्व कर रहे थे। और जो मानसिंह की सेना का चंद्रावल वाला भाग था, इस चंद्रावल वाले भाग के अंदर कौन, मिहतर खां, कौन, मिहतर खां और माधो सिंह थे, वो साथियों चंद्रावल वाले भाग का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो फटाफट से लिख देंगे हरावल में कौन था और चंद्रावल में कौन था, लिख देंगे। उसके बाद साथियों बात करते हैं आगे की, कि इनकी सेना कितनी थी और कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ। देखिए भाई, अब यहां पे देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी रहा था भाई, 1 सेकेंड। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब देखिए ये सब किसने लिखा है कि हरावल में कौन था, यहाँ पे कौन था। तो साथियों एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या था, बदायूनी। देखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध का जो क्या प्रत्यक्ष दस्ताकान कौन था, आंखों देखा हाल, किसने लिखा है, हल्दी घाटी युद्ध का। कौन सा, जो आपका हल्दी घाटी युद्ध है ना, इस हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टांत, प्रत्यक्ष दृष्टांत यहाँ पे कौन था, दृष्टांत इतिहासकार है। कौन है यहाँ पे, कौन हो जाएगा ये प्रत्यक्ष दृष्टांत इतिहासकार। तो साथियों अकबर का चमचा था जिसका नाम क्या था, बदायूनी। ये अकबर के साथ था, ये भी युद्ध करने आया था। और आप क्या 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान की किताब आती है ना, उसको देखना, इसमें ये सारी बातें इसने लिखी है कि भाई क्या हुआ उस युद्ध में। तो साथियों इसने यहाँ पे क्या किया है, हल्दी घाटी के युद्ध को एकदम अच्छे तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे देखिए बदायूनी ने तो कहा है, बदायूनी ने तो क्या कहा साथियों, बदायूनी ने तो कहा है कि जो मानसिंह सेना लेके आया था, मानसिंह, और इधर जो प्रताप की सेना थी, तो लगभग मानसिंह की सेना थी 5000 की, मानसिंह के पास 5000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास 3000 की सेना थी। ऐसा कहा है किसने, बदायूनी ने। तो लेकिन साथियों क्या जो वास्तविकता मानी गई है इतिहासकारों द्वारा, वो वास्तविकता कुछ और ही है। ये तो भाई थोड़ा अकबर का चमचा है, तो थोड़ा महाराणा प्रताप का, थोड़ा कभी अकबर से नाराज हुआ होगा तो 2 अकबर की भी कमी लिखी होगी इनके साथियों। लेकिन वास्तविक माना क्या जाता है
कि इनकी सेना का अनुपात 4:1 था। इनकी महाराणा प्रताप के पास कितनी 20,000 की सेना थी। महाराणा प्रताप के पास कितनी 20,000 की सेना थी और मान सिंह है वो 80,000 की सेना लेके आया था। 20,000 राजपूत है वो 80,000 मुगलों और राजपूतों से भिड़ गए। मान सिंह की सेना में भी राजपूत थे, ध्यान रखना। और क्या, बिल्कुल प्रताप की सेना में भी राजपूत है। तो राजपूत को राजपूतों से किसने लड़वाया था भाई? हल्दी घाटी ने देखा था। वो एक कविता है, देखना आप क्या। हाँ, राजपूत को राजपूतों से लड़ते देखा, राजपूत से राजपूत का सर कटते हल्दी घाटी ने देखा। बिल्कुल यहां पे साथियों ध्यान रखना। तो ये भाई क्या है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी सेना है वो 4:1 थी। अब साथियों क्या होगा, युद्ध होगा। अब बदायूंनी क्या कहता है यहाँ पे, पहला अटैक कैसा होता है देखिएगा। बदायूंनी ने क्या कहा देखिएगा। अब साथियों क्या हल्दी घाटी का यहाँ पे क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। हल्दी घाटी युद्ध होने वाला है। कुछ इतिहासकार डेट क्या बताते हैं, कुछ इतिहासकार यहाँ पे डेट बताते हैं 18 जून 1576। तो जो क्या एकदम राइट मानी गई है। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ पे क्या 21 जून डेट बताते हैं कि ये युद्ध 21 जून को हुआ था। तो दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। और 18 जून 1576 है वो थोड़ा क्या ज्यादा सही है। ये बात आपको क्या करेंगे भाइयों, याद रखेंगे। अब साथियों देखिएगा, इस हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड है, उन टॉड ने क्या कहा है, थर्मोपोली का युद्ध हुआ है। यानी कि साथियों थर्मोपोली के अंदर भी ऐसा का ऐसा, इसने क्या कहा साथियों, इसको मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपोली का। साथियों थर्मोपोली एक स्थान है जहां पे भी ऐसा का ऐसा युद्ध हुआ था, जहां पे अपने स्वाभिमान के लिए क्या लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। तो इसलिए वहां पे यहाँ पे इसने क्या किया, थर्मोपोली की उपमा दी है। और कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पे क्या, जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को क्या कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप को कहा है हल्दी घाटी का शेर। क्या कहा, हल्दी घाटी का शेर कहा है महाराणा प्रताप को, ठीक है, हल्दी घाटी का शेर का। अब साथियों देखिएगा, अब यहां पे मैं बात करूंगा बदायूंनी की। बदायूंनी खुद लिख रहा है, बदायूंनी यहां पे क्या है, बदायूंनी यहां पे लिख रहा है किसका चमचा है, अकबर की तरफ से आया है। अकबर का चमचा है, दूर बैठा युद्ध भी करता है, धनुष लेके आया भाई, तीर भी चलाता है और लिखता है, ये अकबर का चमचा है। तो इसने लिखा कि महाराणा प्रताप की सेना के ओर से पहला आक्रमण इतना खतरनाक हुआ कि पूछो मत भाई, मैं खुद भाग गया। इसने क्या कहा, बदायूंनी खुद ने लिखा कि मैं खुद भाग गया, इतना खतरनाक महाराणा प्रताप ने क्या किया, आक्रमण किया। इनकी मुगल सेना है वो साथियों क्या हल्दी घाटी से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर भाग गई। 8 से 10 किलोमीटर दूर क्या साथियों भाग गई सेना, यहां से क्या हो गई, भाग गई। इतना खतरनाक यहां पे आक्रमण हुआ। राजपूत साथियों देखिएगा, यहां पे क्या जौहर सबको याद था, सबने जो मुगलों ने धोखा दिया था देखिएगा, क्योंकि हुमायूं ने धोखा दिया तब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ और अकबर ने तीसरा शाखा कराया। इनकी साथियों क्या, जो इनके पूर्वजों की जो आत्माएं थी ना, वो सबको याद थी भाई कि कैसे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, कैसे कैसे युद्ध हुए थे। तो साथियों क्या अंदर से मोटिवेशन ज्यादा था कि शत्रु को क्या मारना है। तो इतना खतरनाक आक्रमण हुआ कि यहाँ पे क्या मुगल सेना है वो 8 से, महाराणा प्रताप ने क्या किया, अटैक किया। महाराणा प्रताप ने अटैक किया और मुगल सेना है वो क्या, मुगल सेना यहाँ पे साथियों क्या, मुगल सेना है वो 8 से 10 किलोमीटर भाग गई। 8 से 10 किलोमीटर दूर साथियों भाग गई, लगभग बनास नदी तक चली गई भाई, ठीक है, बनास नदी तक भाग गई। बनास नदी तक भाग गई तो साथियों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बनास नदी का युद्ध भी कहा जाता। ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध ना देके पूछ ले बनास नदी का युद्ध किनके बीच हुआ, तो वो क्या हल्दी घाटी के युद्ध को बनास नदी के युद्ध को कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो लेखक है बदायूंनी, बदायूंनी क्या है, बदायूंनी लेखक, उसने स्पष्ट रूप से लिखा है, आप 10वीं की किताब देख लेना सामाजिक की, बदायूंनी लेखक स्वयं भाग गया कि मैं खुद यहां से भाग गया। क्या, मैं खुद यहां से भाग गया, ऐसा युद्ध हुआ। फिर साथियों क्या यहाँ पे क्या किया साथियों, अब ये भाग गए तो क्या राजपूतों यानी कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी उन्होंने क्या किया, इसका पीछा किया। तभी साथियों यहाँ से क्या मीतर खां को पता चला कि भाई क्या अब यहाँ से तो क्या हार तो निश्चित हो गई है। और वो तो अकबर तो भाई क्या सनकी आदमी, अगर हार कर जाएंगे तो क्या दुर्ग के अंदर एंट्री भी देगा नहीं, बाहर रहना पड़ेगा, इनकी काम तो गलत हो रहा है। तो क्या हुआ साथियों, मीतर खां ने क्या किया, मीतर खां ने यहाँ पे ऐसे ही मतलब किसी ने अफवाह फैला दी कि क्या अकबर खुद आ रहा है युद्ध करने। उन्होंने फैला दी, अफवाह फैला दी कि अकबर खुद युद्ध करने आ रहा है, यानी बादशाह आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, बादशाह खुद हमारी सहायता करने आ रहे हैं, ऐसा किसने कह दिया, ऐसा यहां पे साथियों क्या अफवाह फैल गई। तो सेना में थोड़ा मनोबल बढ़ा कि भाई अकबर खुद आ रहा है तो अब हमारे क्या यानी कि हमारी रक्षा होगी भाई, नहीं तो क्या प्राण बचा के सभी भाग रहे थे। तो सेना में थोड़ा मनोबल बढ़ा और फिर से क्या हुआ, यहां पे युद्ध हुआ।
देखिए इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाएगा। इस युद्ध को क्या खमनोर युद्ध भी कहा जाएगा। इस युद्ध को साथियों गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाएगा। साथियों बाद में यहाँ पे क्या होगा? रक्त तलाई युद्ध भी कहा जाएगा। इसको साथियों क्या रक्त तलाई युद्ध भी कहा जाएगा। ये सब हल्दी घाटी युद्ध के नाम है। खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, रक्त तलाई युद्ध। उसके बाद साथियों यहाँ पे हाथी भी युद्ध करेंगे तो इसको क्या हाथियों का युद्ध भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाएगा। और साथियों क्या बादशाह बाग युद्ध भी कहा जाएगा। ये सभी साथियों क्या है? बादशाह बाग युद्ध। ये सभी क्या है? हल्दी घाटी युद्ध के क्या दूसरे नाम है। और भी बहुत सारे दूसरे नाम है जो आपको क्या याद रखने हैं। देखिएगा अब साथियों क्या अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहा है तो सेना थोड़ी रुकी। और देखिएगा साथियों राजपूत सेना थी ना, वो थोड़ी यहाँ पे अकबर की सेना में आगे रखा ताकि क्या राजपूत आपस से लड़े कटे मरे, मुगलों को ज्यादा नुकसान ना हो। तो इधर भी राजपूत है, इधर भी राजपूत है, दोनों ने क्या एक दूसरे पर तीर चलाए, मुगलों ने भी तीर चलाए। तो यहाँ पे बदायूनी कहता है कि पता ही नहीं चल रहा था कि अपने वाले राजपूत कौन से। बदायूनी ने, लेखक ने क्या लिखा है कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि अपने वाले राजपूत कौन से हैं और दूसरे वाले शत्रु राजपूत कौन से, क्योंकि दोनों की सेना में राजपूत थे। तो साथियों इसने, पड़ोसी ने क्या कहा कि चाहे कौन से भी राजपूत हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राजपूत मरना चाहिए। क्या इन्होंने कहा कि राजपूत मरना चाहिए, काफिरों को मारो। क्या कहा? काफिरों को मारो, हमारे धर्म को क्या होगा? फायदा होगा। इसने क्या कहा कि काफिरों को मारो, हमारे धर्म को क्या होगा? फायदा होगा। राजपूत चाहे अपने वाला मरे या दूसरे वाला मरे, फायदा हमें ही है, बस आप क्या करो? तीर चलाते रहो। तो भाई इनको खुद को पता नहीं चल रहा था कि हमारी सेना वाला राजपूत कौन है और दूसरा कौन है, और तीर चलाते गए और राजपूतों के भाई क्या शवों के ढेर बनते रहे। यानी कि राजपूतों को आपस में किसने लड़वाया था? अकबर ने लड़वाया यहाँ पे। अब देखिएगा उसके बाद क्या किया भाई, यहाँ पे ये यहाँ पे युद्ध विध होता है साथियों। ठीक है, अब साथियों इस पहले स्टेप के अंदर क्या हो गई भाई, देखिए इस साथियों पहले स्टेप के अंदर महाराणा प्रताप की क्या निर्णायक जीत हुई। ये युद्ध का पहला स्टेप था। ठीक है, इस पहले स्टेप के अंदर रिजल्ट क्या रहा? तो साथियों मुगलों की सेना 10 किलोमीटर पीछे भाग रही है। तो रिजल्ट तो आप सभी को क्या रहेगा पता ही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई? प्रताप क्या हो गए साथियों? यहाँ पे जीत गए और मुगल यहाँ पे क्या हो गए? मुगल इस युद्ध के अंदर क्या हो गए? हार गए। ये तो युद्ध का क्या था? पहला स्टेप था। ठीक है, अब साथियों फिर से दूसरी बार क्या किया? पहला स्टेप तो ये हो गया, आप सभी को पता है। अब दूसरी बार देखिएगा, दूसरी बार फिर हाथियों को उतारा। क्या किया? अब हाथी युद्ध के अंदर उतरेंगे। क्या करेंगे? हाथियों का इस्तेमाल हुआ था सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है अब देखिएगा, महाराणा प्रताप की ओर से कौन सा हाथी उतरा? पहले लूणा उतरा। और इसके साथ साथियों क्या मुगलों का हाथी था? लूणा वर्सेज मुगलों का हाथी उतरा यहाँ पे कौन सा? गजमुक्ता। मुगलों का हाथी यहाँ पे कौन सा उतरा? गजमुक्ता। तो लूणा और गजमुक्ता ने युद्ध किए। उसके बाद साथियों और महाराणा प्रताप का जो हाथी था कौन सा? राम प्रसाद। ये राम प्रसाद साथियों बड़ा खूंखार हाथी था। अकबर को क्या था? ये हाथी प्रिय था, इसको किसी भी हालत में अकबर को प्राप्त करना था। तो इधर से साथियों उतरा राम प्रसाद, और राम प्रसाद का जो मावत था ना, जो इसको चला रहा था, हाथी के ऊपर जो बैठता है उसको मावत कहते हैं। तो मावत यहाँ पे थे प्रताप सिंह तंवर। कौन? प्रताप सिंह तंवर है वो इस युद्ध के हाथी के क्या थे? मावत थे। और ये आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। अब साथियों इस हाथी को क्या कर लिया? राम प्रसाद हाथी को क्या कर लिया साथियों? यहाँ पे हाथियों की क्या एक जुंगल बना दिया। ये राम प्रसाद हाथी है ना, तो यहाँ पे मुगलों ने ऐसे यहाँ पे हाथी छोड़ दिया, कि इसको क्या पूरे को घेर दिया। और उसके बाद क्या इसको साथियों जंजीरों से पकड़ करके इसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। बंदी बना के अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया और 22 दिन तक रखा। उसके बाद इसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन क्या इसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। ये बात आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। अब साथियों ये तो एक तरफ का दृश्य हो गया। उधर साथियों देखिएगा मान सिंह कहाँ पे? मान सिंह बैठा था हाथी पर। मान सिंह हाथी पर बैठा था तो सीधा सा दिख जाएगा, हाथी तो भाई बड़ा होता है तो दिखता है कि वो हाथी वाला आदमी मान सिंह है। तो मान सिंह बैठा था हाथी पर, जिसका नाम क्या था? मर्दाना। हाथी का नाम मैंने आपको बताया मान सिंह के, हाथी का नाम मर्दाना पे मान सिंह बैठा है। और इनके सामने युद्ध कर रहे हैं कौन? महाराणा प्रताप। इनके सामने युद्ध कौन कर रहे हैं? देखिए अकबर तो भाई शिविर में बैठा मजे ले रहा है, कोई युद्ध नहीं कर रहा है। ठीक है, काय का मान है, आ रहा है वो तो भाई बैठा ही घर पे था, युद्ध ही नहीं किया तो कैसे जीतेगा। इधर साथियों कौन है? चटक पे बैठे कौन? महाराणा प्रताप। अब साथियों इनके बीच युद्ध हो रहा है। कहते हैं ना भालो फेंकियो महाराणा जद ओदो टूटियो जाए, मचकी रण में घमासान। ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप ने क्या कहा कि अब इस घर के भेदी राजपूत को मारने का टाइम आ गया, क्योंकि सारा घर का भेद किसने बताया? मान सिंह ने बताया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वैसे यहाँ पे अधिकतर राजपूत मिले हुए थे भाई, सब घर के भेदी थे राजपूत। ठीक है, यहाँ पे क्या इसके युद्ध की यहाँ पे मेवाड़ के कायापलट होने का कारण ही राजपूत खुद ही थे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे खुद नहीं पैरों की कुलाड़ी पे कांटा मारा था भाई, क्या पैरों पे कुलाड़ी मारी थी। अब देखिएगा साथियों क्या महाराणा
प्रताप ने भाला फेंका तो पहले तो इसका क्या महावत मारा गया, उसके बाद भाला था ना वो साथियों जो बैठने वाला होता ना उसके अंदर ओजे के अंदर लग गया और मान सिंह हाथी से नीचे गिर गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मान सिंह मरते मरते बच गया। अब सोचो अगर मान सिंह यहाँ पे मर गया होता तो क्या होता है साथियों, अगर मान सिंह जैसे वैसे मर गया तो ठीक होता, लेकिन नहीं मरा तो इसका भी क्या देखिए, अगर साथियों मान सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती तो आमेर और मेवाड़ के बीच में क्या और भी जो रिश्ते थे वो और भी क्या ज्यादा खराब हो जाते और साथियों क्या भाई फिर से युद्ध होता और बहुत बड़ा गलत रिजल्ट यहाँ पे निकल सकता था। तो साथियों यहाँ पे कुल मिला के क्या मान सिंह है वो बच गया। अब साथियों क्या हुआ, महाराणा प्रताप के इस युद्ध में सबसे बड़ी ताकत क्या थी, चेटक, इनका घोड़ा था ना चेटक, वो साथियों क्या भाषा समझता था, महाराणा प्रताप के दिमाग के अंदर क्या विचार आ रहा है वो समझ के महाराणा प्रताप उसको कहते ही नहीं थे कि चेटक ऐसा करो, उससे पहले वो कर देता था, क्योंकि चेटक खुद क्या अपने आगे वाले दो पैरों से युद्ध कर रहा था भाई। तो अब यहाँ पे मुगलों ने सोचा कि किसी भी हालत में करके इनकी जो ताकत है वो चेटक है, इसको साथियों क्या कर दो, खत्म कर दो ताकि सारा मामला खत्म हो जाए। तो यहाँ पे चेटक के तलवारें वलवारें मारी, चाकू घुसेड़े और इसको साथियों क्या घायल कर दिया। अब चेटक को यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, घायल कर दिया, तलवारें वलवारें मार कर। देखिए यार जानवर पे भी अत्याचार कर दिए, इससे कायरपन क्या हो सकता है। अब साथियों जब ये बात पता चली किसको, झाला बिंदा को, यहाँ पे कौन थे साथियों, झाला बिंदा। देखिए राणा सांगा का मुकुट धारण किया था झाला अज्जा ने और यहाँ पे कौन है, झाला बिंदा है। अब झाला बिंदा को पता चला कि चेटक अभी घायल हो गया है, अभी ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर राणा के पास प्रताप के पास क्या और कोई दूसरा अभी घोड़ा है नहीं और साथियों इनके लिए लड़ना क्या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये क्या। और उधर साथियों क्या अकबर ने देखिए दो चालें चलाई थी, तो यहाँ पे क्या चेटक पर प्रताप थे। दूसरा अकबर ने क्या किया यहाँ पे साथियों, अकबर ने यहाँ पे साथियों क्या उदयपुर पर पीछे से आक्रमण कर लिया। कहां पर अकबर ने, एक तो हल्दी घाटी युद्ध में तो मान सिंह को भेज दिया, दूसरा उदयपुर पर क्या कर लिया, यहाँ से आक्रमण कर दिया, जो कुंभलगढ़ वगैरह इनकी महाराणा प्रताप का जो इलाका था जो इनके अधीन था उस पर आक्रमण कर दिया। और वहां पे साथियों क्या महाराणा प्रताप का परिवार था, तो महाराणा प्रताप के परिवार पर क्या कर दिया साथियों, अटैक कर दिया। अब महाराणा प्रताप की पत्नी है जो फूल कंवर अजब दे जा चुकी थी भाई, फूल कंवर है, अमर सिंह जी वगैरह, यहाँ इनका जो पूरा राज परिवार है वो यहाँ पे अकबर ने यहाँ पे क्या कर दिया, कायराना हरकत की, इनके परिवार पर आक्रमण कर दिया। तो साथियों अब क्या परिवार को बचाना इंपोर्टेंट था, तो कुछ सामंतों ने, इनके गुरु वगैरह ने क्या महाराणा प्रताप को यहाँ पे समझा बुझा के क्या किया, यहाँ से भेज दिया कि आप जो अपने परिवार की रक्षा करो, हम यहाँ पे युद्ध संभालते हैं। इनके महाराणा प्रताप अकबर की सेना से लड़ने के लिए वापस क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे बीच में आ रहे थे तो साथियों क्या एक नाला पड़ता था, कहां पर, बल्लीचा के अंदर यहाँ पे साथियों एक क्या नाला पड़ता था, तो बल्लीचा के अंदर यहाँ पे एक नाला था, उस नाले को पार करते समय देखिए चेतक घायल हो चुका था, तो चेतक की यहाँ पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, बल्लीचा के अंदर चेतक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो साथियों चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है, एग्जाम में प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ है, तो याद रखेंगे चेतक का स्मारक बना हुआ है साथियों कहां पर, बल्लीचा के अंदर बना हुआ है चेतक का स्मारक। नाला पार करते समय इनकी क्या हो गई साथियों, मृत्यु होगी। नाला तो पार कर दिया था, देखिएगा राणा ने सोचा कैसे करेंगे नाला पार, और देखा उस पार तो क्या चेतक था नाले के पार, यानी कि क्या जब तक राणा ने सोचा था कि यार इतना बड़ा नाला आ रहा है कैसे पार करेंगे, तब तक तो क्या पीछे मुड़ के देखा कि शत्रु तो आ गया है क्या नहीं आ गया, तब तक तो क्या चेतक है वो नाले के उस पैर था, यानी कि नाला इसने चेतक ने पार कर दिया। अपने राणा को क्या, अपने राणा को सुरक्षित किया पहले, फिर इसने क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। तो ये था साथियों स्वाभिमानी यहाँ पे घोड़ा। अब साथियों देखिएगा तो ये सब बातें यहाँ पे, अब झाला ने क्या किया, झाला बिंदा ने साथियों यहाँ पे क्या किया, झाला बिंदा ने क्या किया, महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया, क्या किया, प्रताप का मुकुट धारण किया यहाँ पे। और साथियों शत्रुओं ने क्या, शत्रुओं ने क्या प्रताप समझ 100 बार वार किए, क्या 100 200 शत्रु कहते हैं कि एक साथ इनके ऊपर टूट पड़े प्रताप समझकर, और झाला है बिंदा वो यहाँ पे क्या हो गए, शहीद हो गए साथियों। इनको क्या घेर कर मार दिया शत्रुओं ने कायरों की भांति। ये बात आपको क्या यहाँ पे याद रखनी होगी। अब साथियों क्या हुए यहाँ पे, हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पे अब देखिए महाराणा प्रताप चले गए और अकबर का टारगेट था महाराणा प्रताप को पकड़ना, ना पकड़ पाए ना मार पाए, तो काय का युद्ध जीते। और पहले स्टेप में किसकी जीत हुई है आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप की धमाकेदार जीत हुई है, क्योंकि साथियों मुगल है वो 9-10 किलोमीटर पीछे हटे। यानी कि साथियों यहाँ पे अब देखिएगा इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा, देखिएगा तो इस युद्ध का अब रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे, तो देखिएगा एनसीईआरटी की बुक से उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन विजय किसकी हुई हल्दी घाटी के युद्ध में, तो हल्दी घाटी के युद्ध में साथियों निर्णायक रूप से विजय हुई थी महाराणा प्रताप की। कौन, अब वास्तविकता यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जीता कौन है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में जीते हैं महाराणा प्रताप। ये बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है। और कुछ जैसे इतिहासकार की बात करूं तो गोपीनाथ शर्मा है, तो अब गोपीनाथ शर्मा क्या कहेंगे, गोपीनाथ शर्मा कहेंगे ये युद्ध क्या था, अनिर्णायक था, यानी कि इस युद्ध के अंदर कोई भी नहीं जीता ना कोई हारा, ना राणा हारे
ना अकबर जीता। क्या? अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। तो यहां पे कहते हैं कि अनिर्णायक था। अब देखिएगा यहां पे अकबर का टारगेट क्या था? अकबर का टारगेट था कि क्या? प्रताप को अधीनता स्वीकार कराना, उसको बंदी बनाना, और वो ये नहीं कर पाया तो युद्ध सीधा सा अकबर आ रहा है, आपको स्पष्ट रूप से पता है। और साथियों अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया, ध्यान रखना। क्या? अकबर कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध करने नहीं आया भाई, डरता था। क्या? अकबर है वो राणा से डरता था। हे राणा, थी तुझमें कुछ ऐसी बात कि मुगल अकबर भी तुझसे डरता था। ठीक है, घोड़ा तेरा ऐसा था कि हवा से बातें करता था। तो अकबर ने और महाराणा प्रताप ने कभी आमने सामने वाला युद्ध नहीं किया। प्रताप ने कई बार इसको चुनौती दी कि क्यों यारों, लाखों संख्या यहां पे हजारों लोगों का रक्त बहता है, चल मुझसे अकेले से युद्ध कर और युद्ध का फैसला कर लेते हैं। अगर मैं हारा तो मेवाड़ तेरा और तू हारा तो क्या भाई मेवाड़ छोड़ के चले जाना। लेकिन अकबर ने युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? साथियों क्या चमत्कारी बाबा था। कौन था? चमत्कारी बाबा था। जब अकबर ने मेवाड़ को नहीं जीत पा रहा था, कुछ भी कर लो, कितने भी षड्यंत्र रच लो, लेकिन ये प्रताप को नहीं हरा पा रहा था, तब अकबर गया था चमत्कारी बाबा के पास। और चमत्कारी बाबा ने क्या कर दिया? चमत्कारी कर दिया। क्या कहा इसने? चमत्कारी बाबा या ऋषि, उसने कहा कि बेटा कभी भी तुम प्रताप से युद्ध मत लड़ना। अगर तुम प्रताप से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा तो तेरी हार निश्चित है। हार ही नहीं बल्कि क्या, प्रताप तुझे मार देगा, यानी कि तेरी मृत्यु निश्चित है। तो भाई अकबर क्या डरता था? अपनी मौत से सभी डरते हैं, तो भाई ये डरता था, तो इसने कभी भी प्रताप से युद्ध नहीं किया, दूसरे लोगों को ही भेजता था। इसने प्रताप से कभी भी युद्ध नहीं किया। ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब साथियों देखिएगा और भी कैसे पता चलता है कि इस युद्ध में अकबर की हार हुई। तो देखिएगा जैसे ही क्या अकबर का सिद्धांत था, जो भी हार कर आ गया उसको वापस क्या, किले में नो एंट्री। ठीक है, प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा देता था। क्या करता था? पोस्टर लगा देता था, प्रवेश निषेध, नो एंट्री। ठीक है, तो अब साथियों मान सिंह जैसे ही, देखिए मान सिंह हार गया यहाँ पे। भाई कैसे हारा आप सभी को पता, देखिए क्या हुआ उसके बाद साथियों स्टोरी समझिएगा। अब साथियों मान सिंह यहाँ से क्या करेगा, देखिएगा महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप जब यहाँ से फिर उनको बचा के कहा कोलियार गांव पहुंचे। जो प्रताप है वो अपनी घायल सेना के साथ कहां पर पहुंचे? कोलियार गांव पहुंचे। और कोलियार में क्या कराया इन्होंने? अपना इलाज कराया, ट्रीटमेंट ली भाई, 2 इंजेक्शन 1 बाटला चढ़ाया। ठीक है, क्या कराया? इलाज कराया। और इलाज कराकर फिर साथियों यहां से क्या आ गए? यहां से महाराणा प्रताप कोलियार से आ गए गोगुंदा। कहां पर आ गए? कोलियार से आ गए गोगुंदा। और गोगुंदा पे आए तो भाई इधर से क्या कर लिया मान सिंह ने? कहां पे? देखिए युद्ध अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बीच की स्टोरी बताई है कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा उसकी। तो अब मान सिंह ने क्या, प्रताप जब गोगुंदा आया तो मान सिंह ने पीछे से कहां पर? गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। तो जैसे ही मान सिंह ने गोगुंदा, अब प्रताप ने क्या नीति अपनाई कि देखिएगा, प्रताप ने ये नीति अपनाई कि माना कि ये कुंभलगढ़ है। क्या है? ये कुंभलगढ़ है। तो ये क्या करते थे? कुंभलगढ़ को तो एक बंदा ही जीत पाया था, उसका भी जिक्र करेंगे। जैसे ही यहाँ पे शत्रु ने अटैक किया ना, तो महाराणा प्रताप ये दुर्ग छोड़कर जंगलों में गायब हो जाते थे। क्या करते थे? जंगलों में चले जाते थे। अब शत्रु को यहाँ पे महाराणा प्रताप को पकड़ना था, तो महाराणा प्रताप तो मिलते नहीं, तो वापस से क्या यहाँ पे जो भी 1-2 को नियुक्त करते, किलेदार नियुक्त करके सेना जब वापस जाती थी, महाराणा प्रताप फटाक से वापस आते थे, किलेदारों को मार देते थे, मुगलों की सेना को हरा देते थे, फिर से दुर्ग पर क्या अपना अधिकार कर लेते। यानी कि अब साथियों महाराणा प्रताप ने क्या छापामार युद्ध अपना लिया था, छापामार युद्ध करते थे। तो अब गोगुंदा पर जैसे ही मान सिंह ने अधिकार किया तो महाराणा प्रताप है वो गोगुंदा से कहां पर चले गए? आवरगढ़ चले गए। क्या? आवरगढ़ चले गए। और आवरगढ़ से फिर होते हुए कहां पर? कुंभलगढ़ आ गए वापस। अब महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को क्या बना दी? अपनी राजधानी बना दी। अब बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग किसके पास है? महाराणा प्रताप के पास है। हारा होता तो कुंभलगढ़ कैसे रहता भाई? नहीं रहता। अब साथियों मुगल कहां पे? गोगुंदा के अंदर ही रहे। मुगल अभी गोगुंदा में बैठे, गोगुंदा पर अधिकार किए हुए बैठे। अब महाराणा प्रताप ने क्या स्वभूमि ध्वस्त की नीति अपनाई थी। तो यहां पे क्या कर दिया? सातों आसपास के किसानों ने क्या खेतों में फसल उगाना बंद कर दिया था। यहां पे अनाज उगाना बंद कर दिया था। तो अनाज तो था नहीं। और मुगल कहां पर बैठे हैं? मुगल बैठे हैं यहाँ पे गोगुंदा के अंदर। अनाज है नहीं, अब खाए क्या? खाए क्या भाई? क्या बसीड़ खाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों क्या हुआ? खुद के घोड़ों का मांस खाया। मुगलों ने क्या किया? स्वयं के घोड़ों का मांस खाया। जो अपने साथ में घोड़ों लाए थे ना, जो अपने साथ में घोड़े थे, उन साथ में जो घोड़े थे उनका क्या किया? स्वयं के घोड़ों का मांस खाया। स्वयं के घोड़ों का मांस खा के जीवित रहे। और भाई क्या गोगुंदा में आम हो रहे थे, चित्तौड़गढ़ में आपको पता है आम ज्यादा होते हैं। आम खा के बीमार हो गए भाई, और यहीं पे सड़ गल के मर गए, क्योंकि ज्यादा आम खाओगे तो बीमार तो होने वाली हो। तो यहाँ पे साथियों क्या, और यहाँ पे कुछ कहते हैं कि यहाँ पे क्या अनाज नहीं दिया, और कुछ कहते हैं ग्रामीणों ने खुला मना कर दिया था। गांव वालों ने क्या कर दिया? प्रताप का आदेश था कि ग्रामीण कोई भी मुगलों को अनाज नहीं देगा। तो यहाँ पे किसी ने मुगलों को अनाज नहीं दिया, तो उनके स्वयं के घोड़ों का मांस और आम खा के यहाँ पे भाई क्या मर गए।
अब साथियों प्रताप तो गायब हुए थे, कुछ समय बाद क्या वापस से खबर फैली कि महाराणा प्रताप क्या है, महाराणा प्रताप जिंदा है। क्योंकि साथियों अब ये क्या गायब होते थे दिखे और फिर वापस से अपनी सेना बनाते थे, फिर वापस से युद्ध करते थे, फिर वापस गायब हो जाते थे, अपनी सेना बनाते फिर युद्ध करते। तो जैसे ही पता चला कि महाराणा प्रताप जिंदा है तो अब भाई क्या करें, मुगलों के तो यहाँ पे भाई क्या, अब गोगुंदा के अंदर बैठे हैं मुगल, गोगुंदा में कौन बैठे हैं, मुगल बैठे हैं। अब साथियों इन्होंने क्या कर दी, गोगुंदा के पूरी चारों ओर क्या कर दी, खाई बना दी, गहरी खाई बना दी, ताकि प्रताप आ न जाए। क्योंकि अभी ये डरते थे कि यहां से बाहर कैसे जाए, बाहर जाएंगे तो कहीं प्रताप पकड़ लेगा, मार देगा, तो क्या करो यहीं पे बैठे। यानी कि ये खुद क्या, जो मुगल थे ना, मुगल खुद साथियों क्या मेवाड़ में बंदी बन गए। मुगल है वो क्या मेवाड़ में आके फंस गए, यहाँ पे क्या बन गए, मेवाड़ में बंदी बन गए। यानी कि इन्होंने अपने चारों ओर खाई बना ली ताकि प्रताप ना आ सके, और अंदर अब कुछ है नहीं, तो घोड़ों का मांस आम खा के क्या भाई यहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है। अब भाई मान सिंह क्या करेगा, अब मान सिंह तो भाई हार गया, जाएगा वापस। तो साथियों अब देखिएगा मान सिंह क्या, मान सिंह जैसे ही अकबर के पास गया तो अकबर ने साथियों दुर्ग में प्रवेश निषेध कर दिया। क्या, दुर्ग में प्रवेश निषेध कर दिया कि मान सिंह है वो अब दुर्ग के अंदर नहीं आ सकता, हारा हुआ सिपाही है वो अकबर के पास नहीं आ सकता। यानी कि मान सिंह क्या साथियों हार के गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, मान सिंह हार के गया, बल्कि गोपीनाथ कहते हैं कि अनिर्णायक था। बाकी क्या एनसीईआरटी के अनुसार क्या महाराणा प्रताप जीते थे। अब साथियों ये हार के चला गया, अब हार के चला गया तो भाई इसको क्या दुर्ग में आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मान सिंह बार भटका, दुर्ग में नहीं आ सका। और इधर कुंभलगढ़ के अंदर कौन बैठा है, कुंभलगढ़ के अंदर राज कौन कर रहा है, महाराणा प्रताप है वो कुंभलगढ़ के अंदर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो ये बातें आपको साथियों क्या यहाँ पे याद रखनी होगी। तो ये तो साथियों हल्दी घाटी युद्ध का क्या था, रिजल्ट था, जो मैंने आपको बता दिया। साथियों महाराणा प्रताप ने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष किया है, तो साथियों क्या भाई लंबा होगा। तो ये महाराणा प्रताप का क्या, महाराणा प्रताप के बारे में भाग फर्स्ट था, जिसमें हमने पहला भाग पढ़ा हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ, तो इसको हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या होगा, क्योंकि साथियों महाराणा प्रताप की आप सभी को पता है मृत्यु, यानी कि राजा लगभग का 92 तक रहते हैं। आप सभी को पता है कब 92 तक ये राजा रहते, तो तब तक 97 तक, सॉरी ठीक है, तब तक 72 से 97 तक, तब तक उन्होंने 97 तक क्या किया। ये युद्ध कब, ये युद्ध क्या 1576 के अंदर हो जाता है। तो 1576 के बाद हल्दी घाटी के युद्ध बाद 97 तक इन्होंने क्या किया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि साथियों क्या हारे होते तो भाई क्या इतना सब कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भूमि दान कर रहे थे यहाँ पे महाराणा प्रताप, सिक्के है वो महाराणा प्रताप के चल रहे थे। यानी कि कुल मिला के महाराणा प्रताप में जीते थे। तो उसके बाद क्या किया महाराणा प्रताप ने, उसको हम क्या कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या हुआ, उसको हम क्या करेंगे कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो कल हमारे यहाँ पे क्या महाराणा प्रताप वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी एक क्लास के अंदर मेवाड़ का इतिहास है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो मेवाड़ का इतिहास पूरा होता है, मारवाड़ का इतिहास शुरू कर देंगे। तो साथियों आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने और भी साथी जो भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, चाहे वो आरएस का एग्जाम ही क्यों नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ध्यान रखना। आरएस के पेपर में भी यहीं से प्रश्न छपेंगे, पटवार में, रीट में, हर जगह, क्योंकि मैं एक छोटा से छोटा पॉइंट और एक बड़ा से बड़ा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, पूरा का पूरा जीके का सार बता रहा हूँ। तो भाइयों क्या करेंगे, जो भी भाई बहन नए है वो क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे। और डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, ध्यान रखना, डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास होगी, तो क्लास को अटेंड जरूर करना है। तो साथियों पूरा राजस्थान का जीके का जो पेड कोर्स है वो आपको फ्री मिलने वाला है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।